Okay, let's move on to the next topic, which is high viscosity. Okay, viscosity is nothing but friction regarding fluids. Okay, so हमने friction in solids पढ़ा हुआ है. Friction अगर है तो क्या होगा? The speed will become slower. Correct or not? So similarly, fluids का भी friction होता है. Correct? So I can give you some simple examples about viscosity. Let's take one fluid as water. Let's take second fluid as oil, and let's take third fluid as honey. Okay? अब ये तीनों को आप फ्लोर पे गिरा दो एंड ऑब्जर्व कि कौन सा फ्लूइड दूर तक पहुंचता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है. सो योर ऑब्जर्वेशन विल बी कि वाटर ज्यादा दूर जाता है, सेकेंड पोजीशन पे ऑयल होगा एंड थर्ड पोजीशन पे हनी होगा. करेक्ट? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लेस. वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, वो इजीली फ्लो हो रहा है. whereas ऑयल का विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा है एंड हनी का विस्कोसिटी तो बहुत ज्यादा है. सो इन शॉर्ट वी कैन से इन हिंदी इट इज गाढ़ापन. करेक्ट और नॉट? सो अगर विस्कोसिटी किसी का हाई है तो वो फ्लो होने में रेजिस्टेंस देगा. ओके, रेजिस्टेंस टू फ्लो विल बी मोर. एंड रेजिस्टेंस है मतलब ये कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है, बट सॉलिड्स का नहीं है, ये फ्लूइड का है, ऑब्वियसली इन कांटेक्ट विद सॉलिड. ओके, so friction between fluids and the surrounding, and surrounding क्या हो गया? solid हो गया. This is the definition which is given in your textbook. It is the property of fluid. Obviously हमको पता है property है जिसमें in which the relative motion between different layers of fluid experience a dragging force. Dragging force का मतलब वही है, stop करने वाला force. तो वेरियस लेयर्स के बीच में एक स्टॉपिंग फोर्स रहेगा बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी. आई विल ड्रॉ फ्यू डायग्राम्स ओवर हियर, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि विस्कोसिटी क्या होता है. लेट्स टेक हियर वी हैव अ बाउंड्री ऑफ अ रिवर. ठीक है, इसको रिवर अज्यूम करो, ये बाउंड्री है रिवर का एंड यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है. करेक्ट? सो जब वाटर फ्लो होगा तो वो बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में रहेगा. तो वहां पर कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन यहाँ पर स्पीड थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा. सो हियर आई विल बी ड्राइंग एरोज लाइक दिस, शॉर्टर एरोज. ओके, शॉर्टर एरोज. बट इधर जो रहेंगे वाटर के फ्लो, ओके, फ्लो ऑफ वाटर ओवर हियर, इधर उतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं रहेगा. डेफिनेटली फ्रिक्शन रहेगा कंपैरेटिव टू द एडजेसेंट लेयर्स. ठीक है, बाजू वाले लेयर्स है ना, उसके बीच में भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहेगा, नो डाउट, बट इतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना इधर कॉर्नर्स पे है. सो व्हाट आई कैन शो ओवर हियर दिस वे. I hope you understand the meaning of this. Okay, so बीच में layers में friction एकदम कम रहेगा and because of that the flow will be faster, whereas at the edges the flow will be slower, resistance रहेगा. ये किसके लिए था? ये viscous flow के लिए था. अब समझ लो flow viscous नहीं है. Okay, we assume no viscosity, we assume no viscosity. तो in that case आपका डायग्राम ऐसा होगा. ओके, ऑल एरोज आर ऑफ सेम लेंथ. मतलब ऐसा है कि सारे लेयर्स एक साथ फ्लो हो रहे एंड कोई भी लैग नहीं कर रहा है पीछे. ओके, सो दिस इज फॉर नॉन विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो, एंड दिस इज फॉर viscous flow. So this covers a short topic about viscosity. चलो let's move on to the next topic which is velocity gradient. अब ये डायग्राम को जरा ऑब्जर्व करो. दिस इज अ सॉलिड सरफेस. ठीक है, अब सॉलिड सरफेस पे समझ लो लिक्विड का फ्लो है. ओके, एंड लिक्विड यू नो इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. ये उसके कुछ लेयर्स है. ओके, ना इसमें मैंने एरोज ऑब्वियसली शो किया है इन सच अ वे कि लोअर पॉइंट जो सॉलिड के कांटेक्ट में है उसका स्पीड कम है बिकॉज उधर रेजिस्टेंस है.
हैव यू अंडरस्टूड दैट और नॉट? सो अगर इधर देखोगे तो इसके पहले वाले डायग्राम में मैंने रिवर का दिखाया था। अब रिवर में तो दोनों साइड से कांटेक्ट हो रहा था, इसलिए यहाँ पर भी स्पीड कम हो रहा था। बट इन दिस केस क्या है, सिर्फ ये लेयर ही सॉलिड के कांटेक्ट, तो उसकी वजह से इसका स्पीड एकदम कम रहेगा। ओके, देन इसका स्पीड उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसका स्पीड उससे और थोड़ा ज्यादा रहेगा, बिकॉज ये सॉलिड के साथ तो कांटेक्ट में नहीं है, ये कांटेक्ट में है दूसरे लेयर के साथ। सो बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऐसा एक पैटर्न मिलेगा जिसमें सबसे टॉप स्पीड टॉप मोस्ट लेयर का रहेगा। इट इज सिमिलर टू दिस डायग्राम। अब ये डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से वी हैव 6 पीपल, ओके, 6 पीपल स्टैंडिंग इन लाइन, एक ही लाइन में खड़े हैं। ओके, सबने एक दूसरे के पैर से रस्सी बांध के रखा है। इसका एक पैर रस्सी से इसके एक पैर को बंधा हुआ है, इसका दूसरा पैर इसके फर्स्ट लेग को बंधा हुआ है। सो दैट इज हाउ दे आर ऑल टाइड। ओके, एंड फाइनली ये जो फर्स्ट पर्सन है उसका एक पैर डायरेक्टली ट्री के साथ बंधा हुआ है। ओके, नाउ अगर मैंने ऑर्डर दिया कि भागो, एवरीवन हैज टू रन, सो मे बी कुछ 10-15 सेकंड के बाद आपको ऐसा पैटर्न देखने मिलेगा। ये तो कहीं जा नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता, झाड़ के साथ अटका हुआ है, और ये सब भी उसके साथ अटके हुए, तो ये सबसे आगे होगा और ये सबसे पीछे होगा। सो सेम पैटर्न आप इधर भी देख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। Okay, so now we can define what is velocity gradient. Velocity gradient क्या है? It is the change in velocity. यहाँ सब जगह देखो velocity change हो रहा है, and ये change किस पे depend कर रहा है? It is dependent on distance from the fixed layer. अगर distance ज्यादा है, okay, तो velocity क्या हो रहा है? Increase हो रहा है. Okay, so change in velocity we will denote it by dv. Okay, change in velocity, and distance भी change हो रहा है, that we will denote it by dx. So इसका definition ऐसा होता है, it is the rate of change of velocity with respect to distance, with respect to distance, okay, from the fixed layer, from the fixed layer, और इधर स्टेशनरी लेयर भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसका यूनिट क्या होगा आप समझ जाओ, ये है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, डिस्टेंस होता है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद 1/सेकंड। दिस विल बी द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। फिजिक्स में कोई ऐसा चैप्टर मिलता नहीं है जहां पर न्यूटन ना आए। ओके, एंड आप लोग भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, न्यूटन आता है कोई डेंजरस टॉपिक रहेगा एंड क्या मालूम है कौन सा नया गूगली डालेगा। ओके, बट सिलेबस में है तो पढ़ना ही है। सेकेंडली इससे रिलेटेड इसमें एक नया टर्म डिफाइन होने वाला है जो कि आगे यूज होने वाला है दूसरे टॉपिक में, सो स्किप तो नहीं कर सकते। ओके, सो व्हाट डिड दिस न्यूटन से? न्यूटन derived a formula of force. Okay, उसने फोर्स के बारे में बताया। अब ये कौन सा फोर्स है? दिस फोर्स इज नथिंग बट विस्कस फोर्स। अब यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जिससे स्पीड कम हो रहा है, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज व्हिच फोर्स? विस्कस फोर्स। ओके, ही सेड दैट दिस विस्कस फोर्स in a streamline flow, let me tell you, flow होना चाहिए streamline and fluid होना चाहिए incompressible. In this, force is directly proportional to area of the layer. समझ में आया? अगर एरिया ज्यादा है कांटेक्ट का तो डेफिनेटली विस्कस फोर्स, रोकने वाला फोर्स भी तो ज्यादा होगा। ओके, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। Secondly, he said this force is directly proportional to velocity gradient dv upon dx. इसलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग ने स्टडी किया है। ओके, अब ये दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv upon dx. अंडरस्टूड? नाउ यू नो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट इंक्लूड करना पड़ेगा।
So F is equal to a dv upon dx एंड इधर वो कांस्टेंट का सिंबल ऐसा है, ये कांस्टेंट का नाम है ईटा, ओके ETA ईटा, एंड सिंबल का नाम है, लेट मी टेल, सिंबल का नाम ईटा है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर विद दिस? अब हमको क्या सीखना है, इसका यूनिट सीखना है, इसका फॉर्मूला सीखना है। फॉर्मूला तो इसमें से ही बना लो गया, देयरफॉर ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ, ये dx इधर आएगा, ये a डिवाइड होगा एंड इधर आएगा d। हैव यू अंडरस्टूड? या तो फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, dx को नीचे ही रख सकते हो लाइक दिस, dx को इधर रख दो। अभी इसमें से डेफिनेशन बना सकते हो कि अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यूनिट एरिया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू भी 1 है, यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ईटा बन जाएगा इक्वल टू फोर्स, ओके। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये हो गया ईटा का डेफिनेशन। अब इसका यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला में से ही बनाते हैं यूनिट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ओके, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसका मैंने बताया 1/सेकंड आएगा, 1/सेकंड, तो ये सेकंड न्यूमरेटर में जाएगा, सो आई कैन राइट दिस एज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अंडरस्टूड? दिस बिकम्स द यूनिट, ये हुआ एसआई यूनिट। अब आपको एक सीजीएस यूनिट भी बताता हूं, जिसमें न्यूटन डेफिनेटली डाइन हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एंड पूरा ये यूनिट सीजीएस में एक नया नाम दिया है which is called as poise, okay, which is called as poise. So this was all about Newton's law of viscosity. Chalo, let's move on to our next topic, which is Stokes law. Stokes, a name of a scientist, उसने एक लॉ दिया लाइक न्यूटन, इट वाज अगेन रिलेटेड टू विस्कस फोर्स। अब इसमें क्या चेंज है, समझ लो कोई स्फीयर है आपके पास, ओके, एंड वो आपने कुछ हाइट से ड्रॉप किया, ओके, तो वो जो स्फीयर है वो विस्कस मीडियम से फ्लो हो रहा है, वो नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर विस्कस मीडियम कौन सा है, हियर द विस्कस मीडियम इज एयर, ओके। और एल्स आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, आपके पास एक स्फीयर है, वो आपने पानी में डाल दिया, तो उधर विस्कस मीडियम कौन सा हो गया, वाटर, समझ आया? सो ऑब्वियसली विस्कस फोर्स तो एक्ट करेगा ही उसके ऊपर, एयर से पास हो या तो फिर वाटर से पास हो, तो ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करने का है, ओके। इस बार न्यूटन का लॉ क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट वो सारे टर्म्स नहीं आएगा, इसमें स्फीयर के कुछ टर्म्स आएंगे, लाइक स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एंड ऑल दिस थिंग। So what did Stokes say? The viscous force. Stokes said the viscous force acting on a sphere. Viscous force acting on the sphere moving through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere. ठीक है, मतलब रेडियस ज्यादा होगा, बहुत बड़ा स्फीयर होगा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर विस्कस फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, उसको ज्यादा रोकने का ट्राई करेगा। इट डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, ओके, ज्यादा वेलोसिटी से पास हो रहा है, फुल स्पीड से जा रहा है, तो ऑब्वियसली और रेजिस्टेंस आएगा और विस्कस फोर्स आएगा। इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म। आप समझ जाओ न्यूटन का लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये न्यूटन के लॉ में ही सीखा था। दिस वाज coefficient of viscosity, eta, correct or not? So this is what is Stokes law. Viscous force acting on a body, okay, flowing through a viscous medium is directly proportional to radius of that body or sphere, directly proportional to velocity of that body or sphere, directly proportional to the coefficient of viscosity of that medium. अब आपको पता है ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया, इक्वल टू किया, मतलब कांस्टेंट डालना पड़ेगा, इस बार कांस्टेंट नंबर है, इट इज कमिंग इक्वल टू 6 पाई,
okay, and then all those things r v eta. So ये हो गया स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला. स्टेटमेंट आई एम नॉट राइटिंग इट, ओके, दैट इज योर पार्ट. अंडरस्टूड विद दिस? अभी हमको न्यूमेरिकल्स लेना है रिलेटेड टू दिस स्टोक्स लॉ एज वेल एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ओके, सो सम नंबर है 2.8. इट इज फ्रॉम सॉल्व एग्जांपल. ठीक है, आई एम राइटिंग द गिवन. अ स्टील बॉल विथ रेडियस 0.3 mm. रेडियस दिया हुआ है r is equal to 0.3 mm. इसको आप कन्वर्ट करोगे 0.3 into 10 raised to minus 3 मीटर. क्लियर? मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड and flowing through a tube which is filled with glycerin. Okay, ट्यूब में कौन सा क्या भर के रखा है? ग्लिसरीन. उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है, that is eta, which is 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ये ऐसा यूनिट में है, कोई इशू नहीं आएगा. and then they have asked you to determine the viscous force. ठीक है, विस्कस फोर्स पूछा है. सो आई होप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड आर वी ईटा. सो स्टोक्स लॉ अपना बेस्ट है. सो आई जस्ट राइट द फॉर्मूला. F is equal to 6 pi eta r v. Okay, you can see all three quantities are present. Okay, सिर्फ value substitute करना है and you will get the answer. Let's move on to the next numerical. It is in your unsolved exercise. Okay, question number 30. I am reading it. A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 raised to minus 2 meter square. So मुझे दो वैल्यू मिला है इसमें. एक तो फोर्स मिला है which is equal to 1 Newton. ओके, एंड एरिया मिला है जिसपे अप्लाई किया है फोर्स. एरिया इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर. एंड वो प्लेट मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी 2 into 10 रेज टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 1.5 into 10 रेज टू माइनस 3 मीटर थिक. तो जो ऑयल है उसका थिकनेस दिया है, लेयर ऑफ ऑयल का थिकनेस दिया है, उसका वैल्यू मैं लिखता हूं व्हिच इज 1.5 into 10 raised to minus 3 meter. Okay, find the coefficient of viscosity. To find coefficient of viscosity. Now in this case coefficient of viscosity है तो अपने पास तो दो ही फॉर्मूले, या तो स्टोक्स लॉ या तो न्यूटन्स लॉ. अब यहाँ पर आप फोर्स देख सकते हो, एरिया देख सकते हो, सो क्लिक हो जाना चाहिए कि ये ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला यूज करना है. अब ये वेलोसिटी है तो v से डिनोट करने जाओगे. अब ये थिकनेस है तो t से डिनोट करने जाओगे. नो, आप फॉर्मूला को ध्यान में रखो, इधर भी वेलोसिटी है. सो ये डेफिनेटली अपना क्या वैल्यू है? दिस इज नथिंग बट dv. एंड थिकनेस, जब मैं ये वेलोसिटी ग्रेडियंट सिखा रहा था तो जो ऑयल का थिकनेस होता है वेरियस लेयर्स, ओके, उसको हमने डिस्टेंस से डिनोट किया था. सो ये जो थिकनेस है ये अपना dx से डिनोट किया जाएगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो फॉर्मूला आपके सामने है. Eta will become f divided by a dx divided by dv. अंडरस्टूड? f का वैल्यू दिख रहा है क्वेश्चन में, a का वैल्यू भी दिख रहा है, dx भी दिख रहा है, dv भी दिख रहा है. सिंपल सब्स्टिट्यूशन है एंड टेक्स्ट बुक से आपका आंसर डेफिनेटली मैच हो जाएगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम व्हिच इज नंबर 12. ओके, on same page of the textbook, unsolved exercise का part है. I am reading the question. Calculate the viscous force acting on a raindrop. So to find
विस्कस फोर्स रेन ड्रॉप पे एक्ट कर रहा है। रेन ड्रॉप क्या होता है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होता है। ओके, सो इससे हिंट तो मिल ही जाना चाहिए कि ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला होगा, स्फीयर जैसा कुछ तो है। उसका डायमीटर दिया हुआ है व्हिच इज 1 mm, so I will write d is equal to 1 mm। इसमें से हमको रेडियस हाफ कर देना चाहिए व्हिच इज 0.5। ओके, एंड मिलीमीटर को मीटर में कर देना चाहिए 10 raised to -3 मीटर। But this next, then we have falling with a uniform velocity 2 meter per second। velocity दिया हुआ है 2 meter per second। ओके, थ्रू एयर, मतलब विस्कस मीडियम क्या है? एयर है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 1.8 into 10 raised to -5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, अभी आपको क्लिक तो हो ही गया होगा कि ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है आर वी, तो इट इज क्वाइट इजी। फॉर्मूला पार्ट में मैं लिख दूंगा F is equal to 6 pi eta r v। ओके, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एंड यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व eta का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू है, v का वैल्यू है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है एंड डेफिनेटली यू विल गेट दिस आंसर। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज क्रिटिकल वेलोसिटी। After completing this topic, you will understand about streamline flow, that is laminar flow, and turbulent flow। वो टॉपिक वापस आ रहा है। ओके, सो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी below which the flow will be laminar। okay, and after critical velocity the flow may turn into turbulent। okay, streamline flow, turbulent flow हमने previous lecture में सीख लिया है, तो आप एक बार वो वीडियो वापस देख सकते हो। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लाइक स्मूथ फ्लो है, टैप में से धीरे धीरे पानी गिर रहा है, ओके, एट नॉर्मल स्पीड, वो अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो है। लेक्स में अगर फ्लो हो रहा है वाटर, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। बट टर्बुलेंट फ्लो ऐसा है, लाइक स्टॉर्म आ गया है, लाइक रिवर फ्लडेड हो गया है, तो दैट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। सो इट इज obviously related with the speed of water। अगर स्पीड वाटर का कम है तो हम उसको लैमिनार स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। अगर स्पीड अचानक से बढ़ गया है एक पर्टिकुलर वैल्यू से, तो हम उसको डिक्लेयर कर देंगे कि अब ये फ्लो टर्बुलेंट हो गया है। करेक्ट और नॉट? सो डेफिनेटली स्पीड से रिलेटेड है, सो वही ये स्पीड है व्हिच इज क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसका हमको फॉर्मूला सीखना है। ये फॉर्मूला क्या है? लेट मी टेल यू। क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय vc। ओके, एंड इसका एक फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है। मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ ये फॉर्मूला याद रखने का। यू ऑल आर यंगस्टर्स, डेफिनेटली रोडीज करके शो तो देखते ही रहेंगे सब लोग, एमटीवी पे आता है। करेक्ट और सो उसी से रिलेटेड मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। रोडीज आर मेंट फॉर रनिंग, रन रोडीज। करेक्ट और नॉट? सो ये वर्ड याद रखो, रन रोडीज, इससे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये रन क्या है? इसमें रन में r जो है इट इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर, और फिर ni। ओके, ये हो गया अपना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रन, एंड देन दिस इज आवर डेंसिटी एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ओके, तो ये हो गया रोडी, रन रोडी। आई अंडरस्टूड दिस? सो इसमें क्या समझ में आता है? क्रिटिकल वेलोसिटी ये चार टर्म पे डिपेंड करता है। क्लियर विद दिस? अब इसमें अगर मुझे रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला फाइंड करना है, कैपिटल आर, ओके, सो ये सारे टर्म्स को उधर भेजो, क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू रोडी, ओके, एंड ईटा नीचे आ जाएगा। अब इसमें जब आप सब वैल्यूज पुट करोगे, ओके, तो रेनॉल्ड्स नंबर का एक वैल्यू आएगा। अब रेनॉल्ड्स नंबर एक नया टर्म है आपके लिए, इट वाज गिवन बाय रेनॉल्ड। ओके, व्हाट ही सेड कि अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 1000 के आसपास आया या उससे नीचे आया, then the flow will be termed as streamline, laminar। so let me write r का value, if it is less than 1000, r value is less than 1000, then you can write this as which flow? laminar flow। अगर r का वैल्यू 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है बट 2000 से कम है,
ओके, इसके रेंज में है, तो फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट में बदल रहा है। ओके, फ्लो इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट, टर्बुलेंट हुआ नहीं है, अंडरस्टूड विद दैट, फ्लो में टर्न turbulent, clear with this? And yes, last, अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 से ज्यादा हुआ, then definitely you can declare it as turbulent flow. So this was a short topic about critical velocity and रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ नंबर, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है जो ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलता है। ओके, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टर्मिनल वेलोसिटी। थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। ओके, ये टॉपिक में वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए लास्ट में ये। ओके, सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। समझ लो एक स्फीयर है आपके पास, ओके, जो आपने विस्कस फ्लूइड में डाल दिया। ओके, सो एज सून एज इट गोज इनटू द विस्कस फ्लूइड, उसका इनिशियली स्पीड बढ़ेगा, इट विल बी शोइंग एक्सेलरेशन। ओके, देन विस्कस फोर्स एक्ट करेगा। ओके, आप ड्यू टू एक्शन ऑफ विस्कस फोर्स व्हाट विल हैपन, उसका एक स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा एंड फिर वो वही कांस्टेंट स्पीड से लिक्विड में कंटिन्यूअसली मूवमेंट शो करेगा टिल द बॉटम। ओके, नाउ दिस एग्जांपल डजंट गेट डाइजेस्टेड, इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता कि इनिशियल स्पीड कैसे बढ़ेगा, बाद में कंटिन्यूअसली फिक्स स्पीड रहेगा। तो आई कैन टेल यू वन एग्जांपल व्हिच माइट बी सीन इन सम मूवीज। अगर कोई पर्सन स्विमिंग पूल में गिरता है या फिर कोई सी वाटर में गिरता है, तो इनिशियली फुल स्पीड के साथ हिट होता है एंड अगर आपने देखा हो तो एकदम स्पीड में नीचे तक जाता है एंड आजू बाजू में वेव्स, क्रिपल्स फॉर्म होता है एंड अगर उसको स्विमिंग नहीं आता है, ओके, देन यू कैन ऑब्जर्व कि वो एक कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्पीड से नीचे 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 ट्रैवल करता है। ओके, दिस कैन बी वेरी वेल सीन इन मूवीज, अदरवाइज ऑब्वियसली आपको पानी के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्ट फुल स्पीड से नीचे आया, थोड़े टाइम के बाद उसका एक स्पीड कांस्टेंट हो गया एंड फिर वो वही स्पीड से कंटिन्यूअसली नीचे ट्रैवल कर रहा है। सो कंक्लूजन क्या है, आई टेल यू अगेन, इनिशियली जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में गिरता है, स्पीड इनिशियली बढ़ता है, स्पीड इनिशियली बढ़ा, ओके, एंड देन विस्कस फोर्स को एक्ट करने वाला, करेक्ट और नॉट, फ्लूइड है इसलिए, बिकॉज ऑफ दैट विस्कस फोर्स उसका स्पीड फाइनली एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, फिक्स वैल्यू हो जाएगा। ओके, फिर वो चेंज नहीं होगा, सो फिर वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंटिन्यूअसली नीचे ट्रैवल करेगा। सो वही कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। अंडरस्टूड? लेट्स गो मूव ऑन टू द डेरिवेशन। फिर मैं आपको एक और पार्ट बताता हूं कि ये एक्सेलरेशन क्यों होता है स्टार्टिंग में, व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सेलरेशन, वो भी मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट लेट्स डिराइव दिस। ओके, सो जैसे ये स्फीयर नीचे नीचे जा रहा है, उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, लेट्स ट्राई टू फाइंड। एक तो इसका खुद का वेट होगा। ओके, सो वेट आई विल बी शोइंग एज mg in the downward direction. Okay, I have written mg plus you know buoyant force, मैंने previous कोई तो लेक्चर में बताया भी था, buoyant force is the upward force exerted by the liquid. Okay, प्लास्टिक बॉटल का एग्जांपल दिया था, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल को बंद करो ढक्कन से, वाटर में डिप करो, फुल फोर्स लगाओ, उसको डुबाओ, छोड़ दो, यू विल ऑब्जर्व कि प्लास्टिक का बॉटल वापस ऊपर आ जाता है, बिकॉज लिक्विड भी एक फोर्स एक्सर्ट करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज दैट force which will be called as which force, this will be called as buoyant force, FB से डिनोट करना है। ओके, दिस इज buoyant force प्लस विस्कस फोर्स भी तो एक्ट करेगा इसके ऊपर। ओके, सो एक और अपवर्ड फोर्स रहेगा which I will be showing like this, which will be your FV। सो ये हो गया सारे फोर्सेस। ओके, अब इनिशियली ये कुछ एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है। ओके,
अंडरस्टूड? सो एक्सेलरेशन होगा तो हमको एक फॉर्मूला पता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अगर एक्सेलरेशन है मतलब एक नेट फोर्स भी है, करेक्ट है ना? सो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट। क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्सेस को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो mg which is the downward force minus upward force fv plus fb। I hope you understood this because object नीचे जा रहा है तो downward force will be more minus this upward force। ये हो गया आपका net force। ओके, नेट फोर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो होना ही चाहिए। अंडरस्टूड दिस मच ना? जैसे जैसे नीचे जाएगा विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा, करेक्ट और नॉट? बिकॉज विस्कस फोर्स हमने पढ़ा है by Stokes law, viscous force is directly proportional to the velocity। करेक्ट? अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा है इनिशियली, तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा एंड विस्कस फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि फाइनली एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब स्पीड अभी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब एक और चीज, अभी फोर्स भी नहीं है, नेट फोर्स भी नहीं है। समझ में आ रहा है? नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, ये सारे फोर्स तो है, नेट फोर्स नहीं, एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं है। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो गया है। गॉट दिस? सो फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज विस्कस फोर्स बढ़ेगा बिकॉज वेलोसिटी हैज इंक्रीज। ओके, फाइनली विस्कस फोर्स बढ़ने की वजह से नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब अभी ये स्फीयर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? सो फिजिक्स से भी हमने प्रूव कर लिया दैट आफ्टर सम टाइम ये स्फीयर कांस्टेंट स्पीड से नीचे तक जाता है। ओके, सो आई विल राइट F net becomes equal to zero। Okay, therefore acceleration is equal to zero, therefore v becomes constant। okay, and यही v को हम क्या बोलेंगे, this is what is our terminal velocity। clear with this? चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब ये अगर जीरो हो गया so therefore I can write what I can write mg, ये फोर्सेस बैलेंस हो गए और ये पूरा टर्म उधर जाके fv प्लस fb। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, मास के बदले हमको यहाँ मास के बदले डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। ओके, सो आई विल बी राइटिंग देयरफॉर इंस्टेड ऑफ मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। करेक्ट? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ से लेंगे which is 6 pi eta r v। अंडरस्टूड विद दिस? बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला कहां से लेंगे हम लोग, अगेन से बॉइंट फोर्स को भी हम रो v into g लिखेंगे, रो v into g। ओके, वन मोर थिंग, हाँ इधर है ना डेंसिटी चेंज होगा, लेट मी टेल यू, बिकॉज बॉइंट फोर्स एक्ट करेगा लिक्विड के साइड से, सो लिक्विड का डेंसिटी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। सो हियर इंस्टेड ऑफ रो आई विल डिफाइन अ न्यू टर्म व्हिच इज सिग्मा vg। आई होप यू अंडरस्टूड। सो मैं फिर से बता देता हूँ, ये डेंसिटी किसका है, ये डेंसिटी है ना ये स्फीयर का है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। एंड ये जो सिग्मा से मैंने डिनोट किया है ये डेंसिटी लिक्विड का है बिकॉज बॉइंट फोर्स लिक्विड के साइड से एक्ट करेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ये कैसे आया। ये mg लिखना है, इसके बदले mg लिखोगे बट मास के बदले डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड डेंसिटी विल बी ऑफ द लिक्विड। बट दिस नाउ स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज 4/3 pi r cube। सो देयरफॉर आई विल राइट डेंसिटी इनटू 4/3 pi r cube into g। okay, is equal to 6 pi eta rv plus इधर भी वही सिग्मा, बॉइंट फोर्स स्फीयर भी एक्ट करने वाला है, उसी का
वॉल्यूम लोगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अंडरस्टूड। अब ये टर्म को इधर आके सब्ट्रैक्ट करो बिकॉज हमको v को अलग करना है। देखो v हमको लास्ट में चाहिए, तो अगर ये टर्म इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, तो क्या कॉमन निकलेगा? देयरफॉर 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन निकलेगा, g भी कॉमन निकलेगा। ओके, यहाँ पर बचेगा डेंसिटी और यहाँ पर माइनस करके सिग्मा। अंडरस्टूड। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 6 पाई ईटा आर बी। अंडरस्टूड। सो अभी क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं? देखो पाई कट हो गया, क्लियर। एक आर का टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बचेगा, स्क्वायर बचेगा। ओके, ये 6 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 3 एंड इसको 2 कर दो। क्लियर विद दिस? सो नाउ देयरफॉर हम v को आइसोलेट कर देते हैं, v को इधर ही रहने दो। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा? देखो 2 डिवाइडेड बाय 3, इधर r स्क्वायर बचा है। ओके, r स्क्वायर, इधर g का एक टर्म बचा है, देन इधर डेंसिटी बचा है। ठीक है, ये स्फीयर का डेंसिटी और ये लिक्विड का डेंसिटी। ओके, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखो, इधर ये 3 बचा है, न्यूमरेटर में है तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इंटू 3, बाकी ईटा बचा है तो इधर आके डिवाइड होगा ईटा एंड देन v तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा था। ओके, सो देयरफॉर योर लास्ट आंसर बिकम्स v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g डेंसिटी माइनस डेंसिटी अपॉन ईटा। I hope ये इसके साथ मैच हो रहा है। Got this? So this is how terminal velocity formula is derived. Okay, so एक बात बताने का था कि इनिशियली वेलोसिटी क्यों बढ़ता है, इनिशियली एक्सेलरेशन क्यों रहता है इसमें। ओके, सो वी हैव स्टडीड कि इनिशियली नेट फोर्स तो रहने वाला है, बराबर है। अगर नेट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी कुछ तो होगा। समझ लो हमने वो एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 लिया है। ओके, इनिशियली जब ये जस्ट वाटर को टच हुआ है, क्लियर। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है, मतलब वेलोसिटी 10 से बढ़ रहा है, करेक्ट और नॉट। अब विस्कस फोर्स एक्ट करेगा, करेक्ट। विस्कस फोर्स एक्ट करेगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन थोड़ा कम होगा, करेक्ट। सो ये 10 के बदले समझ लो हो गया 8। एक्सेलरेशन का वैल्यू कम हुआ बट फिर भी एक्सेलरेशन तो है ना, कितना? 8, मतलब वेलोसिटी 8 से बढ़ रहा है। वेलोसिटी वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाय 8 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी बढ़ तो रहा है, करेक्ट और नॉट। अब वेलोसिटी बढ़ेगा तो हमको स्टोक्स लॉ फॉर्मूला पता है, Fv is equal to 6 pi eta Rv। वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ा मतलब विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, सो अभी विस्कस फोर्स और इंक्रीज होगा, विस्कस फोर्स और इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन का वैल्यू समझ लो अभी 6 हो गया। फिर भी एक्सेलरेशन तो है ना, भले वैल्यू कम हो गया बट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड और नॉट? देन फिर से Fv का वैल्यू बढ़ेगा, सो ऑन, ऐसे करते करते फाइनली एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा तब जाके वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड कंक्लूजन कि वेलोसिटी बढ़ता रहता है, ठीक है, जब तक एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 तक नहीं पहुंचता है। Velocity goes on increasing, okay, and hence we call this concept as terminal velocity. Take this screenshot.